गुड इवनिंग दोस्तों, एग्जाम गाइड एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन इस लेक्चर में जो लखपति दीदी सम्मेलन है, साथ ही जो भारतीय मानक देशांतर रेखा है जो भारतीय टाइमिंग डिसाइड करती है, इन दो टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों बताइए, जो लखपति दीदी सम्मेलन है इसका आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन अपने जैसलमेर में किया गया है। चर्चा करते हैं लखपति दीदी सम्मेलन के बारे में। तो दोस्तों 23 दिसंबर 2023 को जो अपने राष्ट्रपति जी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो अपने राजस्थान आई थी। तो राजस्थान के जो राज्यपाल है कलराज मिश्र, उनकी उपस्थिति में जो लखपति दीदी योजना है, सम्मेलन है, इसका उद्घाटन अपने जैसलमेर का जो शहीद पूनम स्टेडियम है वहां पर किया गया। इसके तत्वाधान में किया गया, राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, बताइए इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन अपने राजस्थान के जैसलमेर स्टेडियम में किया गया है। ठीक है, कलराज मिश्र है अपने राज्यपाल, इनकी उपस्थिति में। दोस्तों इस सम्मेलन में क्या होगा, क्या क्या बात की गई है कि जो महिलाएं हैं उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, अर्थात सरकार है भारत सरकार, उसके द्वारा टारगेट रखा गया है कि लखपति दीदी, वो सारी लखपति दीदी बनाई जाएंगी महिलाओं को, ताकि महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार किया जा सके। दोस्तों इस योजना के माध्यम से जो अपने स्वयं सहायता समूह है, जो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप है से जुड़ी हुई महिलाओं को लगभग 2 करोड़ जो महिलाएं और बहनें हैं उनको रोजगार प्रोवाइड करवाया जाएगा। रोजगार के तौर पर उनको जो स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसके थ्रू इनको जो कौशल विकास प्रशिक्षण है वो दिया जाएगा। अर्थात इस योजना में क्या है कि महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी स्किल डेवलप की जाएगी ताकि वो रोजगार प्राप्त कर सके, और ये कौशल विकास ट्रेनिंग है वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 11.24 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया राजस्थान में। अब तक राजस्थान में 3 लाख महिलाओं को इस श्रेणी में पंजीकृत किया गया है। दोस्तों कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको 150 करोड़ रुपए के चेक वितरित किए थे। ठीक है, ये चर्चा की अपन ने लखपति दीदी योजना के बारे में। ये किससे जुड़ी हुई है? महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना है, महिलाओं को आर्थिक रूप से विकसित करना है, इस आधार पर यह योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में स्थापित जो बाबा साहेब अम्बेडकर है इनकी प्रतिमा का नाम क्या रखा गया? तो दोस्तों अपने जो कानून के ज्ञाता हैं भीमराव अंबेडकर जी, जो कि संविधान के निर्माता हैं। ठीक है, जिन्हें भारतीय संविधान का पितामह भी कहा जाता है, इनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया गया था हाल ही में अमेरिका में। ठीक है, तो इस प्रतिमा का नाम है स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी। ठीक है, इक्विलिटी रखा गया इस प्रतिमा का नाम। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो अपने अम्बेडकर जी है, इन्होंने क्या है, जो छुआछूत है उसके ऊपर अपनी आवाज उठाई थी, जो अनटचेबिलिटी है उस पर अपनी आवाज उठाई थी, और जो अछूत लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यांगत न्यायमूर्ति कोंडा माधव रेड्डी पर विशेष डाक कवर जारी किया गया है, ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? दोस्तों बताओ, कोंडा माधव रेड्डी है वो किस राज्य के राज्यपाल रहे थे? ये अपने महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार 2023 की विजेता कौन है? तो दोस्तों अपनी जो साहित्य अकादमी है उसके द्वारा हर साल हिंदी भाषा साथ ही जो अन्य भाषाएं होती है उन पर साहित्यिक पुरस्कार दिया जाता है। तो इस साल का जो साहित्यिक पुरस्कार है हिंदी क्षेत्र में, हिंदी भाषा में, वो संजीव को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां कालीबाई शहीद हुई थी वह क्या, उसका नाम बताइए। तो दोस्तों ये तो जानते ही होंगे कि कालीबाई जहां पर शहीद हुई थी उस स्थान का नाम क्या है?
उसी स्थान का नाम है रास्तापाल। ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ था, कालीबाई जब अपना जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था भारत में, उसी दौरान राजस्थान में कालीबाई ने अपने जो गुरु थे उनकी रक्षा करते हुए शहीद हो गई थी। अंग्रेजों द्वारा उन पर गोली चला दी गई थी, जिसके कारण ये शहीद हो गई थी। ये घटना थी रास्तापाल की। ठीक है। तो वहीं पर ये शहीद हो गई थी। इनका नाम है राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंडा फौज का गठन किस राज्य में किया गया? दोस्तों बताइए, एक डंडा फौज थी जिसका गठन किस राज्य में किया गया था? डंडा फौज है वो अपने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गठित एक फौज थी, जिसका गठन था वो अपने महाराष्ट्र में किया गया था। कहां पर? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के नजदीक है? तो दोस्तों इनमें से बताइए, झाबुआ, रीवा, गुना और मुरैना में से कौन सा शहर है जो भारतीय मानक देशांतर रेखा है उसके करीब स्थित है? तो दोस्तों अपना जो रीवा क्षेत्र है वो मानक देशांतर रेखा के करीब स्थित है। अपन चर्चा कर लेते हैं भारतीय मानक समय जो देशांतर रेखा है उसके बारे में। दोस्तों क्या होगा कि यदि आप प्रत्येक शहर में अपनी स्वयं की मध्याह्न रेखा का समय रखें तो एक शहर और दूसरे शहर के स्थानीय समय में बहुत अंतर हो जाएगा। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाले यात्रियों को यदि अपना समय निर्धारित करना है तो उन्हें अपनी घड़ियां बदलती रहनी होगी, जो कि एक अव्यवहारिक और एक असुविधाजनक सुविधा होगी। दोस्तों इन सभी कठिनाइयों से बचने के लिए सभी देशों द्वारा मानक समय की एक प्रणाली अपनाई जाती है। अधिकांश देश अपना जो मानक समय है वो अपने देश के मध्याह्न अपने जो मध्य की देश की जो मध्याह्न रेखा होती है उसको अपनाते हैं मानक समय के रूप में। ठीक है। जो स्थान अलग अलग मान्यता पर होता है उनका स्थानीय समय भी अलग अलग होना स्वाभाविक है। ठीक है। अर्थात मान्यता रेखाएं जो अलग अलग होगी तो उनका समय भी अलग अलग होगा। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो भारत के गुजरात के द्वारिका और असम के डिब्रूगढ़ के जो स्थानीय समय है उसमें लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। ठीक है। कितने मिनट का अंतर है? 1 घंटा और 45 मिनट का अंतर है अपने द्वारिका गुजरात से असम के डिब्रूगढ़ के बीच में। इसलिए क्या होता है कि किसी देश के कुछ केंद्रीय मध्याह्न रेखा के स्थानीय समय को देश के मानक समय के रूप में अपनाया जाता है। अर्थात जो जैसे भारत है, भारत का जो बीच का सेंटर पॉइंट है इसकी मध्याह्न रेखा है, उसके पूर्व और पश्चिम का जो बीच बीच का जो डिवाइड करके उस रेखा को अपनाया जाता है। भारत में जो 22.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा है वो भारत की मानक मध्याह्न रेखा है। कौन सी है? 82 डिग्री, 82.5 डिग्री, अर्थात 82 डिग्री 30 सेंटीग्रेड देशांतर रेखा है वो भारत की मानक मध्याह्न रेखा है। इस मध्याह्न रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश के लिए मानक समय माना जाता है, जिसे भारतीय मानक समय के रूप में जाना जाता है। ठीक है। ये देख सकते हैं आप इस मैप में, ये है अपना 22 डिग्री 30 सेंटीग्रेड ईस्ट की मानक रेखा है अपना, जो कि मिर्जापुर के सेंटर से गुजरता है। ये कौन कौन से राज्यों से गुजरता है ये भी पूछ लिया जाता है। ये अपने यूपी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से गुजरता है और इसका बीच का क्षेत्र है उसका नाम है मिर्जापुर। ठीक है। ये अपनी टाइमलाइन है, मध्याह्न रेखा है भारत। दोस्तों पृथ्वी को एक एक घंटे के 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर को कवर करता है। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूएसएसआर जैसे बड़े देश जिनके पूर्व पश्चिम का जो अंतर है वो बहुत बड़ा होता है, अर्थात पूर्व और पश्चिम के बीच का जो क्षेत्र है उनमें बहुत दूरी होती है। ये क्या करते हैं कि एक ही समय क्षेत्र का पालन करना यहाँ पर मुश्किल होता है, इस कारण ये एक से अधिक समय क्षेत्र को अपनाते हैं। कनाडा और अमेरिका में मुख्य रूप से 5 समय क्षेत्र हैं। इन 5 समय क्षेत्रों के बारे में बात करें तो इसमें अटलांटिक, पूर्वी, मध्य, पर्वतीय और प्रशांत क्षेत्र आ जाते हैं। दोस्तों अटलांटिक और प्रशांत तटों के स्थानीय समय के बीच का अंतर लगभग 5 घंटे का है।
वहीं यूएसएसआर है उसका सबसे बड़ा जो समय क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है। यहाँ पर लगभग 11 समय क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, रूस में अब यह समय क्षेत्र 9 में रह गया। जब यूएसएसआर था तो यहाँ पर ये 11 समय क्षेत्रों को यूएसएसआर को विभाजित किया गया था। बाद में जब यूएसएसआर का 1991 में विघटन हो गया तो समय क्षेत्र को 9 समय क्षेत्रों में रूस में बांटा गया। भारत सरकार ने मानक समय के लिए 82.5 डिग्री पूर्व के मध्याह्न रेखा को स्वीकार किया है, जो ग्रीनविच रेखा है उससे 5.5 घंटे आगे है। पूछ लिया जाता है भारतीय रेखा ग्रीनविच रेखा से कितनी दूरी पर है। भारतीय रेखा है वो ग्रीनविच रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। बात कर लेते हैं अपन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। दोस्तों, अगर पूर्व की ओर जाने वाले एक यात्री को ग्रीनविच से 180 डिग्री पूर्व मेडिटेरियन तक पहुंचने का समय मिलता है जब वह जीएमटी से 12 घंटे आगे होगा। इसी प्रकार यदि वह पश्चिम की ओर जाने पर 180 डिग्री वेस्ट तक पहुंचने पर उसे 12 घंटे का नुकसान होगा। इस प्रकार दोस्तों 180 डिग्री मध्याह्न रेखा के दोनों किनारों के बीच कुल 24 घंटे या फिर पूरे एक दिन का अंतर होता है। ठीक है, कितने का अंतर होता है? जो 180 जैसे अपना ग्लोब है वो कितने का होता है? 360 का, और ये बीच का 180 24 घंटे इधर के हो गए, 24 इधर के हो गए, तो बीच का जो अंतर होता है इनमें सब में 24 घंटे का अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है जिसे पार करने पर तिथि ठीक एक दिन बदल जाती है। एक यात्री तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करते समय एक दिन खो देता है, अर्थात यहाँ पर एक समय की हानि हो जाती है। उसी प्रकार पश्चिम से पूर्व की ओर तिथि रेखा पार करते समय उसे एक दिन का लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रशांत में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो बेरिंग, जो जल डमरू मध्य अपना बेरिंग स्ट्रेट है, वहां से फिजी, टेगा और अन्य जो द्वीप ये है वहां पर 180 डिग्री मध्याह्न रेखा से मुड़ जाती है, ताकि मध्याह्न रेखा के द्वारा काटे गए कुछ द्वीपीय समूह में दिन और तारीख में भ्रम को रोका जा सके। ये आप देख सकते हैं अपनी मध्याह्न रेखा इंटरनेशनल लेवल पे ये है, जो कि सीधी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, इनमें से कुछ एशिया या न्यूजीलैंड मानक समय रखते हैं और अन्य अमेरिकी तिथि और समय का पालन करते हैं। दोस्तों, आखिरकार जो अपनी अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो टेढ़ी मेढ़ी क्यों है, इसके बारे में जाने। इस रेखा के दोनों ओर का जो समय का अंतर है वो 24 घंटे का है, इसलिए जैसे ही कोई इस रेखा को पार करता है तो तारीख बदल जाती है। तारीख की किसी भी भ्रम से बचने के लिए यह रेखा वहां खींची जाती है जहां समुद्र है, न कि जमीन है। इसलिए आइडियल को जिंग जेंग तरीके से इसे जिगजैग तरीके से तैयार किया गया। ठीक है, ये अपने जाना मानक रेखा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो दोस्तों बताइए, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। नेक्स्ट है, सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? दोस्तों राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम और पोलिसोम में से कौन सा कोशिका का सबसे छोटा अंक माना जाता है? तो वो है अपना राइबोसोम। अपना अंतिम क्वेश्चन है, लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो दोस्तों बताइए, लाल मिर्च आप रोज सब्जी में यूज करते होंगे, इसके उत्पादन में भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो लाल मिर्च का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है अपने आंध्र प्रदेश में। यह है अपनी आंसर की, आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, कल फिर मिलते हैं अगेन। थैंक यू।